नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको लोकल मोबाइल इंजीनियर पर। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे टॉपिक पर जो शायद आज तक किसी ने यूट्यूब पर कवर नहीं किया होगा। दोस्तों, अगर आपको 5G डेड फोन रिपेयर करना है तो ये काम बहुत मुश्किल हो सकता है और इसका सबसे बड़ा रीजन है डुअल सीपीयू। दोस्तों, आज के 5G फोन्स में डुअल सीपीयू डिजाइन होता है जिसमें दोनों सीपीयू का परफेक्टली ओके होना जरूरी है, तभी फोन ऑन हो सकता है। लेकिन बात यहाँ खत्म नहीं होती। हर सीपीयू के साथ अलग अलग पावर आईसी होता है और इनकी वर्किंग भी बिल्कुल अलग होती है। आज हम स्पेशली बेसबैंड पावर आईसी और बेसबैंड सीपीयू के बारे में डिस्कस करेंगे, जो आप स्क्रीन में ब्लॉक डायग्राम देख पा रहे हो। ठीक है दोस्तों, ये बेसबैंड पावर आईसी और बेसबैंड सीपीयू फोन के नेटवर्क फंक्शन को हैंडल करता है। अगर इनमें से कोई भी कंपोनेंट्स मतलब कि आईसी या कोयल या फिर कोई सीरीज में लगे कंपोनेंट्स मिसिंग हो जाता है या खराब हो जाता है या बग वोल्टेज मिसिंग हो जाती है, नहीं बनता है या अदर्स कोई इशू हो जाता है तो फोन डेड हो सकता है। डुअल सीपीयू होने की वजह से ये प्रॉब्लम और भी कॉम्प्लेक्स हो जाती है और इसीलिए ये ट्रबल शूटिंग प्रोसेस को समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। मतलब रिपेयरिंग के ट्रिक्स, टेक्निक और सही स्टेप बाय स्टेप तरीका। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको ये सिखाएंगे कि कैसे बेसबैंड पावर आईसी और बेसबैंड सीपीयू के इश्यूज को ट्रबल शूट कर सकते हैं और डेड फोन को वापस जिंदा कर सकते हैं। ये यूट्यूब का पहला वीडियो है इस टॉपिक पर, तो एंड तक जरूर देखिए और अपने रिपेयरिंग स्किल्स को नेक्स्ट लेवल पर ले जाइए। दोस्तों, क्या आप एक मोबाइल रिपेयर टेक्नीशियन है जो डेड मोबाइल नेटवर्क इश्यूज या चार्जिंग प्रॉब्लम्स को रिपेयर करने में परेशान हो रहे हैं? तो आप लोकल मोबाइल इंजीनियर लेकर आया है सोल्यूशन आपके लिए। कस्टमाइज्ड कोर्सेज के साथ बजट फ्रेंडली और छोटा पैकेट बड़ा धमाका। दोस्तों, आपके लिए अलग अलग कोर्सेज जो सिर्फ 70 रुपये से शुरू होता है और 3000 तक अवेलेबल है। अब आपको किसी एक बड़े कोर्स में इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं, अपनी जरूरत के हिसाब से कोर्स चूज करें। मेरे पास जो कोर्स है 4G और 5G मोबाइल का कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क सेक्शन कोर्स, 4G और 5G डेड मोबाइल रिपेयरिंग कोर्स जो हम 18 पावर आईसी बूट सीक्वेंस के नाम से जानते हैं, चार्जिंग सेक्शन कोर्स जो 6 DC to DC आईसी चार्जिंग के नाम से जाना जाता है और बोर्नियो स्कीमेटिक डायग्राम का कोर्स जिसमें बोर्नियो स्कीमेटिक डायग्राम को नेक्स्ट लेवल तक मतलब एडवांस लेवल तक चलाना सिखाया गया है। दोस्तों, हर कोर्स में डेमो वीडियोस के साथ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी दिया गया है जो आपको रियल लाइफ रिपेयरिंग के एक्सपीरियंस देता है, थ्योरी और प्रैक्टिकल का परफेक्ट कॉम्बिनेशन के साथ। तो देर किस बात की, आज ही लोकल मोबाइल इंजीनियर ऐप डाउनलोड करें प्ले स्टोर से या विजिट करें www.localmobileengineer.com पर। हिंदी समझने वाले के लिए ये कोर्सेज इंडिया के बाहर भी अवेलेबल है। किसी भी क्वेरी के लिए कांटेक्ट करें इसी नंबर पे। और हाँ, ये याद रखें सपोर्ट के लिए व्हाट्सएप ग्रुप भी है जो कोर्स बाय करने के बाद ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा। दोस्तों, यहाँ से सीखेंगे तो फर्क जरूर देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों देखिए, यह है बीबी सीपीयू और बीबी पावर आईसी का कंप्लीट ब्लॉक डायग्राम। बीबी का मतलब बेस बैंड। ठीक है, शायद आपको इस ब्लॉक डायग्राम में कुछ चीजें समझ में आ रहा होगा। तो अभी हम इसको एनिमेशन से एक एक लाइन को एनिमेट करने के साथ साथ डीपली समझेंगे। तो समझने से पहले प्रैक्टिकल मदरबोर्ड में इनका पहचान करना जरूरी है ताकि आपको पता लग सके कि कौन सा आईसी कहाँ लगा रहता है और कैसा दिखता है। तो देखिए दोस्तों, बोर्नियो स्कीमेटिक डायग्राम में मैंने दो 5G फोन के कंपोनेंट्स नेम PDF लिया है। तो MI 10T Pro में देखिए मदरबोर्ड की फ्रंट साइड में इस तरफ है बीबी पावर, इसका मॉडल है PMX55। दोस्तों, बेसबैंड पावर आईसी से जो वोल्टेज बनता है वो सिर्फ और सिर्फ बीबी सीपीयू में नहीं जाता बल्कि नेटवर्क सेक्शन में भी जाता है और SDR आईसी में भी इसी पावर आईसी से सारे वोल्टेज जाता है। जिस 5G फोन में PMX55 पावर आईसी लगा होगा उसमें ऐसा ही कुछ सर्किट बनेगी। दोस्तों, इस पावर के पास 7 भाग कॉइल देखने को मिलता है। इनमें से कुछ कॉइल LDO वोल्टेज बनाता है जो नेटवर्क सेक्शन में SP40, SP3T, 3P3T, LNA आईसी, SDR आईसी और सभी PA के लिए VDD और VIO वोल्टेज होता है। तो समझ पा रहे हो कि इस पावर आईसी से कुछ खराबी आएगा तो फोन डेड भी हो सकता है और नेटवर्क का भी फॉल्ट क्रिएट हो सकता है। आप देखिए बीबी सीपीयू बैक साइड में मेन सीपीयू के ठीक सामने लगा है कुछ इस साइज का और इसका मॉडल नंबर है SDX55M। तो दोस्तों, कोई भी फोन में बीबी सीपीयू मेन सीपीयू के सामने ही होता है। इसका रीजन है मेन सीपीयू के साथ बीबी सीपीयू का कम्युनिकेशन फटाफट हो सके और मेन मास्टर मेन सीपीयू ही होता है जो कि बीबी सीपीयू और बीबी पावर को भी कंट्रोल करता है। दोस्तों, बीबी सीपीयू का काम है बेसबैंड कम्युनिकेशन को संभालना, जैसे नेटवर्क रिलेटेड सभी वर्किंग और सिम के भी कनेक्टिविटी इसी बीबी सीपीयू में से
होता है। दोस्तों भारतीय टेक्नोलॉजी के कारण मेन सीपीयू के अंदर वाले बेसबैंड सेक्शन को एक चिप में कन्वर्ट कर दिया गया है, जो पहले की फोन में सीपीयू के अंदर ही इंटीग्रेटेड रहता था। तो इससे ये फायदा हुआ कि मेन सीपीयू में नेटवर्क मैनेजमेंट का वर्कलोड कम हो गया और बैटरी की पावर कंजम्पशन भी मिनिमाइज किया जा सका। दोस्तों 5G के हाई फ्रीक्वेंसी की वर्किंग को ध्यान में रखते हुए इस बीबी सीपीयू को बनाया गया है, ताकि हाई फ्रीक्वेंसी लोड बीबी सीपीयू ही हैंडल करे, मेन सीपीयू में ज्यादा लोड ना पड़े, ताकि मोबाइल की ओवरऑल परफॉर्मेंस बेहतर हो। तो यही है इसका रीजन, और आने वाले समय में टेक्नोलॉजी और भी आगे बढ़ता रहेगा। हो सकता है 3 सीपीयू भी देखने को मिले या फिर अधिक सीपीयू हो सकता है। तो दोस्तों इस MI 11X फोन में भी इन दोनों आईसी का इस्तेमाल किया गया है, और साथ में और भी बहुत फोन में यूज किया गया है। दोस्तों क्वालकॉम कंपनी ही ऐसा है जो तिगड़म तगड़म करके कुछ नए टेक्नोलॉजी का सीपीयू पावर आईसी ये बनाता है और बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, क्योंकि इनका बीबी सीपीयू पावर आईसी और कंपोनेंट्स आईफोन की मदरबोर्ड में भी देखने को मिलता है। तो आप समझ सकते हो कि किस हद तक टेक्नोलॉजी आगे जा रहा है। तो उम्मीद है आपको इनके बारे में जानकारी मिल गया। अब चलिए एनिमेशन को देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, एक डेड फोन में बहुत जगह से प्रॉब्लम हो सकता है जिससे फोन डेड हुआ है। तो मैं आज स्पेशली बीबी सीपीयू और बीबी पावर के बारे में बात करने वाला हूँ कि इनमें से डेड कैसे और कहां से हो सकता है। तो दोस्तों डेड फोन की मदरबोर्ड पे हॉट टेस्टिंग करने के लिए चार्जर कनेक्ट करके टेस्ट करना पड़ता है मल्टीमीटर की डीसी मेजरिंग मोड पे। तो देखिए जब चार्जर लगाया जाता है तब बीपीएच पावर चार्जिंग आईसी से बनता है बिना बैटरी लगाए। तो बीपीएच वोल्टेज 2.9 वोल्ट से 3.2 वोल्ट की इसी तरह मतलब फ्लक्चुएशन में हो सकता है। तो पावर आईसी में बीपीएच पावर इनपुट हुआ, जो कि इसमें मैंने एक ही लाइन बनाया है ताकि ओवरऑल ब्लॉक डायग्राम सिंपल दिखे। तो दोस्तों असल में पावर आईसी में बीपीएच लाइन बहुत सारा इनपुट होता है बक कन्वर्टर और बीएच एलडीओ सेक्शन में, जिससे बक वोल्टेज और बीएच एलडीओ वोल्टेज बनने लगता है। दोस्तों इस बीपीएच लाइन मिसिंग होगा तो मोबाइल डेड हो जाएगा, क्योंकि बक और एलडीओ वोल्टेज नहीं बन पाएगा। तो आपने देखा कि बीपीएच वोल्टेज से कौन कौन से वोल्टेज बनता है और सीपीयू में किस नाम से किस सेक्शन में जाता है, और इनका वोल्टेज लेवल भी देख लीजिए। तो आगे मैं इनको और थोड़े से खोल के बताऊंगा कि इनका नाम क्या है और फुल नेम क्या है, और जितनी भी सारी चीजें है डीपली नॉलेज दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए वीरेज बीओबी वोल्टेज, जो एक पावर आईसी से बनके मदरबोर्ड में डिस्ट्रीब्यूट होता है, और इस बीबी पावर में भी इनपुट होता है, जिससे कुछ वीरेज एलडीओ वोल्टेज बनता है जो सीपीयू में जाता है। दोस्तों इन सारे वीरेज एलडीओ वोल्टेज में से कुछ एलडीओ वोल्टेज सीपीयू के साथ साथ नेटवर्क सेक्शन में भी डिस्ट्रीब्यूट होती है, मतलब नेटवर्क सेक्शन में पीआईसी वगैरह और जितनी भी स्विचिंग आईसी है उन पे भी जाता है। दोस्तों वीरेज बीओबी वोल्टेज में आपको 2.5 वोल्ट से 3.7 वोल्ट के आसपास देखने को मिलेगा, और इसमें जीआर वैल्यू 0.300 से 0.600 के बीच आना सही है। तो इस बीओबी वोल्टेज मिसिंग होने से भी आपका फोन डेड हो सकता है। तो देखिए दोस्तों ये जो है MI 10T Pro स्कीमेटिक डायग्राम है, और इसमें देखिए PMX55 जो आईसी है हमारा बीबी पावर ये लगा हुआ है, मतलब कि इसका स्कीमेटिक डायग्राम मैंने ओपन किया। तो इसका देखिए सेक्शन जो 5 है इसमें बीपीएच पावर देखिए इनपुट हुआ, इस पे भी इनपुट हुआ। तो मतलब कि इसमें इनपुट जो हुआ देखिए VDD S1 फिर S11 S10 इस तरह ये ग्राउंड है और ये इनपुट है वोल्टेज इनपुट। तो S1 मतलब क्या है? S1 मतलब कि यहाँ से जो S1 स्विचिंग होके वोल्टेज आउटपुट होगा ना, उसी का ही इनपुट इस जगह पे हुआ है। ठीक है, तो समझ पा रहे हो कि मिसिंग इसमें कट जाएगा लाइन। तो ये जो S1 है ये स्विचिंग होके आउटपुट वोल्टेज नहीं बनाएगा। तो इसी तरह देखिए बीपीएच पावर इसमें S5 में भी इनपुट हुआ। तो बीपीएच पावर इस आईसी में जिस भी सेक्शन पे इनपुट हुआ है उस सेक्शन में इसका नाम होगा कि किस लिए उस सेक्शन में इनपुट हुआ है। तो इस जगह पे भी देखिए यहाँ पर सेक्शन 4 में बीपीएच पावर इनपुट हुआ, जो कि हमारा बीपीएच पावर इसमें एनालॉग सेक्शन में इनपुट हुआ, जो कि ये हमारा कंट्रोल सेक्शन है। ठीक है, फिर इस जगह पे ये ग्राउंड है 2 सेक्शन। फिर इस जगह पे देखिए सेक्शन 6 बक वोल्टेज की स्विचिंग जो कन्वर्टर सेक्शन है, इस कन्वर्टर सेक्शन में बीपीएच पावर इनपुट हुआ है। तो इन पे तो इनपुट होना ही चाहिए भाई, नहीं होगा तो कैसे बनेगी वोल्टेज आगे। तो बीपीएच पावर इनपुट होते ही वोल्टेज बनने लग जाता है। फिर इस जगह पे ये हमारा 3 नंबर सेक्शन है जो कि बीएच एलडीओ सेक्शन है। तो इस जगह पे बीपीएच पावर देख लेते हैं, बीपीएच पावर है क्या। देखिए अभी इसमें बीपीएच पावर इनपुट नहीं है। तो इस जगह पे देख सकते हो आप, इसमें जो है बीएच बीओबी वोल्टेज भी इनपुट हुआ। तो इनपुट होने के बाद आउटपुट वोल्टेज जो बनेगा इसमें लिखा है। ठीक है, तो चलिए आगे हम देखते हैं।
अब नेक्स्ट देखिए विलेज IO 1.8 वोल्ट जो इस BB पावर IC से बनता है और इसी में भी इनपुट होती है और साथ में और भी पावर IC में जाता है प्लस BB CPU में भी इनपुट होती है। ठीक है, आपने देखा मैंने इसमें एक ही लाइन खींचा जो कि BB पावर से BB CPU में गया। तो मुझे यहाँ पर समझना है बेसबैंड पावर IC को और बेसबैंड CPU को ओनली। ठीक है, तो देखिए दोस्तों ये जो वोल्टेज है SPMI डाटा और क्लॉक की प्रोटोकॉल के सेक्शन के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वोल्टेज होता है। ये मिसिंग होगा तो फोन डेड हो सकता है। तो देखिए दोस्तों ये जो जितनी भी सारी वोल्टेज है ओवरऑल वोल्टेज जो है LDO वोल्टेज की बात कर रहा हूँ। इन LDO वोल्टेज में आपको GR वैल्यू 0.300 से 0.500 के बीच ओके मान के चलना है और BB पावर की बक कॉइल का GR भी सेम होता है 0.300 से 0.500 के बीच ओके होता है। लेकिन ये जो हमारा BB पावर IC है इस BB पावर IC की जो मॉडेम जो वोल्टेज है जो दो कॉइल से बन के आउटपुट होता है इस मॉडेम वाले वोल्टेज की कॉइल में आपको लो GR देखने को मिलेगी जैसे 0.010 या फिर 0.030 इस तरह आपको GR देखने को मिलेगी। तो ये सही है, मतलब कि 0.005 या 10 इसके नीचे नहीं होना चाहिए। कंप्लीटली बीप नहीं करना चाहिए अगर बाजार मोड पे आप चेक कर रहे हो या फिर कंप्लीटली 000 नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये याद रखना। तो देखिए इसका मतलब है कि अगर बीप करता है या कंप्लीटली 00 आता है इसका मतलब कि ये लाइन शॉर्ट है। हो सकता है पावर IC हो सकता है CPU। तो उस कंडीशन में क्या करना है कोयल को निकालना है और कोयल को निकाल के कोयल की दोनों साइड पे आपको GR लेना है। जिस साइड में GR आपको 0 देखने को मिल रहा है उसी साइड को ट्रेसिंग करना है, मतलब वो कौन सा IC में गया उसको उठाना है या उसको रिप्लेस करना है, उसको रिवॉल्व करना है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए SPMI क्लॉक डाटा की लाइन पावर और CPU में सेम लाइन कनेक्ट होता है जो कि मेन CPU से आता है। ठीक है, क्योंकि मेन CPU ही इन सभी को कंट्रोल करता है तो इनका GR 0.450 से 0.800 के बीच ओके माना जाएगा और दोनों लाइन में सेम GR होना चाहिए। थोड़ा 19-20 होगा कोई इशू नहीं, को मल्टीमीटर से चेक करोगे तो थोड़ा चैलेंजिंग हो सकता है क्योंकि RFFE प्रोटोकॉल के जैसा इनका भी लाइनिंग होती है, मतलब लूपिंग होता है जैसे मेन CPU से सभी पावर में और BB CPU में ये लाइन होती है। तो एक IC को निकाल के आप सोच रहे हो कि लाइन का GR पता करके ओके मान लेंगे, ये पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि मेन CPU से अगर लाइन ब्रेक होगा तो ऐसा काम नहीं चलेगा भाई। क्यों? क्योंकि आपको सभी पावर और BB CPU निकाल के GR लेना पड़ेगा। बहुत लंबा प्रोसेस है तो थोड़ा माथापच्ची करना पड़ सकता है क्योंकि देखिए मेन CPU से लाइन ब्रेक तो बाकी सभी CPU या पावर जो है कनेक्ट है। इसका मतलब आप जिस पे चेक कर रहे हो सकता है दूसरी की जो GR वो देखने को मिल रहा है, मेन CPU का तो GR नहीं मिलने वाला क्योंकि कट गया लाइन। तो उस टाइम पे बाकी सभी को निकालना है और निकाल के बाकी सभी की दो जो प्रिंट होती है, ठीक है, उस प्रिंट पे आपको GR चेक करना है। एक एक करके से एक का चेक किया एक IC का, दूसरे का चेक करो, तीसरे का चेक करो, GR सब में ओके है। इसका मतलब है कि फोन में अभी तो मेन CPU लगा है तो मेन CPU का ही GR आ रहा है, तो सही है। नेक्स्ट देखिए स्लीप क्लॉक की लाइन CPU से कनेक्ट होता है तो दोस्तों इसको भी चेक करना पड़ेगा डेड कंडीशन में, जब आपका BB पावर के आउटपुट वोल्टेज फ्लक्चुएशन में हो तब। अब नेक्स्ट देखिए फॉल्ट एंड लाइन इस BB पावर में कनेक्ट होता है और ये लाइन आता है चार्जिंग IC से और जितने भी पावर लेवल के जैसा काम करने वाला IC होगा, मतलब पावर IC उनका अलग अलग फॉल्ट एंड लाइन होगी जो एक दूसरे के साथ कनेक्ट होगा। तो फॉल्ट एंड लाइन में 1.8 वोल्ट के आसपास देखने को मिलेगा जब चार्जर कनेक्ट किया जाएगा तब, क्योंकि डेड फोन में चार्जर लगा के ही तो हॉट टेस्टिंग करोगे। तो अगर ये चार्जिंग IC से मिसिंग होगा तो दूसरे पावर IC चार्जर लगाने से इनिशियली बूट नहीं हो पाएगा जिससे फोन डेड भी हो सकता है। फिर देखिए रीसेट N जो BB CPU में कनेक्ट होता है और फिर CPU PS होल्ड इसको देता है, मतलब पावर IC को देता है BB पावर को, जिससे सर्किट कंप्लीट होती है। ठीक है, तो आप मेन पॉइंट देखिए जब रीसेट N 1.8 वोल्ट BB CPU में जाता है इसका मतलब होता है पावर IC कंप्लीटली बूट सीक्वेंस वोल्टेज बना चुका है। आप उसको PS होल्ड मतलब पावर सीक्वेंस होल्ड चाहिए जो CPU से आएगा। तो PS होल्ड CPU से आता है CPU में सारे सीक्वेंस वोल्टेज मिलने के बाद और PS होल्ड में 1.8 वोल्ट के आसपास होता है। देखिए BB CPU में कुछ लाइन जो बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर रीसेट N वोल्टेज बनने के बाद भी PS होल्ड नहीं आ रहा हो तब CPU की इन क्लॉक लाइन को
चेक करना जरूरी होगा, चाहे आप DSO से चेक करो या फिर GR वैल्यू से CPU को निकाल के चेक करो। दोस्तों क्वालकॉम चिपसेट बेस्ड 5G फोन में क्लॉक जनरेटर एक IC लगाया जाता है जो दोनों CPU और ओवरऑल मदरबोर्ड में क्लॉक फ्रीक्वेंसी क्रिस्टल से जनरेट करके सप्लाई करता है। तो BB CPU में क्लॉक ना मिले तो क्लॉक जनरेटर IC में अटैक करना होगा। तो चलिए आप इन बक कॉइल और LDO वोल्टेज की लाइन को थोड़ा देख के स्कीमेटिक में जाएंगे, फिर फॉल्ट फाइंडिंग का नॉलेज बताऊंगा। तो देखिए दोस्तों, इस जगह पे जो बीरेज S3 0.8 वोल्ट, ठीक है, तो ये जो वोल्टेज है ये हमारा बक कॉइल है। बक कॉइल इसमें वोल्टेज बना के फिर इसमें इनपुट हो जाता है। किस लिए? क्योंकि इससे LDO वोल्टेज बनता है टूट के, ठीक है। जैसे कि ये जो LDO वोल्टेज है ये बनता है, तो इसमें देखिए ये जो कॉइल है, ये जो कॉइल है, ये जो कॉइल है, तीनों कॉइल इसमें वोल्टेज बना रहा है। और ये जो कॉइल है ये वोल्टेज CPU में भी दे रहा है प्लस पावर में इनपुट हो रही है। तो दोस्तों ये है बीरेज S2 1.2 वोल्ट, 1P2 मतलब 1.2 वोल्ट। S4E देखिए इसमें ध्यान देने वाली बात है कि बीरेज S4E होगा या फिर यहाँ पर देखिए L4E। L का मतलब LDO वोल्टेज, S का मतलब क्या होगा? स्विचिंग वोल्टेज, ठीक है, और L का मतलब LDO वोल्टेज। तो दोस्तों यहाँ पर जो E है, E का मतलब होगा PMX IC उस फोन में लगाया गया है, ठीक है, और BB CPU भी उस फोन में है। अगर ये होता है स्कीमेटिक डायग्राम में, ये समझ लेना। देखिए बोर्नियो में कोई फोन में क्या होता है कि उसमें ओनली आपको ये मिल सकता है स्कीमेटिक डायग्राम, बाकी और कुछ भी नहीं मिल सकता है। तो इस तरह इसमें आपको समझना है। तो इस जगह पे हमने देखा इसको 0.8 वोल्ट इस सेक्शन में इनपुट हुआ। फिर देखिए बीरेज L1E RCM 1.2 वोल्ट। तो इसमें देखिए ये जो वोल्टेज है ये वोल्टेज सिर्फ और सिर्फ BB CPU में नहीं जाता है दोस्तों, जो कि हमारा नेटवर्क सेक्शन उसमें भी जाता है। तो सही है, ऐसा ही होना चाहिए। तो इसी तरह इसमें देखिए 3.1 वोल्ट, 1.8 वोल्ट, और इसमें देखिए UIM2 मतलब कि सिम सेक्शन भी इस BB CPU के अंदर है, जो कि 1.8 वोल्ट इसमें भी जाता है सिम सेक्शन में। तो सिम का भी काम ये CPU संभालता है, जो कि मेन CPU ये सिम का प्रोटोकॉल या सिम की जो कनेक्टिविटी है वो नहीं संभालता। बस ये CPU से मेन CPU का कनेक्टिविटी होता है, और ये होना बहुत ही ज़रूरी है, नहीं तो बेसबैंड की रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम आ जाएगा और फ़ोन डेड भी हो सकता है। अगर बेसबैंड जो लाइन है वो मिसिंग होता है तो बेसबैंड के रिलेटेड इशू आएगा। अगर बेसबैंड लाइन सही है या फिर हमारा इसमें पावर नहीं मिल रही है तो डेड हो सकता है, ठीक है। और इस जगह पे देखिए बीरेज S7E MX वोल्टेज, MX मतलब मेमोरी कोर, CX मतलब कोर, ठीक है। मॉडेम तो मॉडेम ही है, मॉडेम सेक्शन के लिए वोल्टेज जाता है क्योंकि बेसबैंड CPU के अंदर मॉडेम सेक्शन ही होता है, ठीक है दोस्तों। तो देखिए ये जो है हमारा PMX55 पावर IC है, और पावर IC की स्विचिंग रेगुलेटर सेक्शन है 1 है। तो इसमें BPH पावर इनपुट हुआ, और BPH पावर इनपुट होने के बाद इससे वोल्टेज बना, जो कि ये मॉडेम के लिए वोल्टेज है। दोस्तों इसमें जो है फीडबैक भी इम्पोर्टेंट होता है। अगर फीडबैक नहीं मिलेगी तो फ़ोन आपका डेड ही होने वाला है, और इसमें वोल्टेज जो है उल्टा सीधा मिलेगा। मतलब 0.7 है ना, तो इसमें 2.5 या 2.0 या 1.8 या फिर उससे अधिक वोल्टेज देखने को मिल सकता है। तो अगर आपका फ़ोन डेड है और उस कंडीशन में बग वोल्टेज हाई बना रहा है, तो उस टाइम पे आपको क्या करना है कि आपको पावर IC को निकाल के पावर IC की फीडबैक लाइन पे कनेक्टिविटी लेना है। मतलब कैसे लेना है, देखिए इस जगह पे मल्टीमीटर की एक प्रोब को लगाओगे, मतलब इसका प्रिंट पे, और मल्टीमीटर को बीप मोड पे रखोगे, और लगाने के बाद कॉइल की इस साइड पे या इस साइड पे या फिर इस प्रिंट पे लगा दो। लगाने से क्या होगा, बीप मारेगा। अगर बीप मारता है इसका मतलब लाइन से ही है। तो अगर ऐसा उल्टा सीधा वोल्टेज आ रहा है, हाई वोल्टेज आ रही है, इसका मतलब फीडबैक गया, फीडबैक टूट गया, तो उस टाइम पे आपको बीप नहीं मिलेगी। तो आपको क्या करना होगा, जंपर करना होगा। लेकिन ध्यान रखना, जंपर यहाँ से नहीं, इस कॉइल के आउटपुट से जंपर नहीं लगाना है। कैसे, देखिए इसका फीडबैक कहाँ से आता है, देख लीजिए। तो देखिए ये लाइन जो है हमारे यहाँ पर आया, इस जगह पे देखिए बहुत सारी कैपेसिटर है जो कि फिल्टर का काम कर रहा है। तो ये जो है स्विचिंग वोल्टेज, तो फिल्टर करना जरूरी है। तो इसमें वोल्टेज फिल्टर होता है, और फिल्टर वोल्टेज ही यहाँ पर फीडबैक के लिए जाता है। मतलब लाइन तो एक ही है, बीप देता है, लेकिन कनेक्टिविटी कॉइल के आउटपुट से नहीं होती है। कॉइल की आउटपुट के बाद जो कैपेसिटर लगा होता है, और कैपेसिटर के ठीक सामने से ही यहाँ पर फीडबैक लिया जाता है। देखिए सेंस P, तो ये सेंस P फीडबैक है, ये जो है सेंस P फीडबैक, और सेंस F मतलब माइनस और प्लस
सेंस के लिए होता है। तो ये फीडबैक लाइन, अगर ये फीडबैक मिसिंग होगा, देखिए यहाँ पर S1 और S6 दोनों के लिए फीडबैक मिसिंग होगा तो फ़ोन में क्या हो सकता है, वोल्टेज जो है बक वोल्टेज हाई बनेगी। तो ऐसा कुछ अप्लाई होगी हर एक पावर आईसी में, कोई भी पावर आईसी हो, अगर ऐसा वोल्टेज बना रहा हो तो उसमें आपको इन्हीं का ही चेकिंग करना है। अगर लाइन सही है फिर भी वोल्टेज हाई बन रहा है तो कोयल चेंज कर सकते हो, पावर आईसी रिप्लेस करोगे तो आपका फ़ोन ओके हो जाएगा, मतलब वोल्टेज सही बनने लगेगी। तो इसमें देखिए ये जो वोल्टेज बनता है और CPU में ये वोल्टेज जाता है। तो ये रहा हमारा CPU, ठीक है, पावर इसका सेक्शन 1 है और ये CPU SDX55M CPU है। तो ये मॉडेम देखिए कितने सारे बॉल है और इन पे ये कनेक्ट होता है मॉडेम वोल्टेज। फिर इसके बाद देखिए ये ब्रिज S5ECX कोर के लिए वोल्टेज होता है और ये MX मेमोरी कोर के लिए, और इसमें भी फीडबैक की लाइन होती है। तो कुछ इस टाइप का इसमें है। फिर इस जगह पे देखते हैं हम यहाँ पर पावर सेक्शन 2 को। तो इसमें तो पावर सेक्शन 1 है, पावर सेक्शन 2 यहाँ पर होगा, हाँ यहाँ पर। तो इसमें भी BPH पावर वगैरह इनपुट होता है और ब्रिज S2E 1.2 वोल्ट। तो ये लाइन कहाँ पर जाता है भाई, इसको भी देखना है। नेक्स्ट किया तो नेक्स्ट करने से ये LDO सेक्शन में आ गया। नेक्स्ट देखते हैं, इस जगह पे 2 जगह इनपुट हो रही है, 3 जगह, और इस जगह पे ख़त्म, मतलब कि ये जो वोल्टेज ओनली LDO सेक्शन के लिए स्विचिंग होके LDO सेक्शन में इनपुट हो जाता है, जिससे क्या होती है BD L15 मतलब L15 लाइन से वोल्टेज बनाता है। तो देखिए इसका जो इनपुट वोल्टेज है 1.2 वोल्ट, तो आउटपुट वोल्टेज 1.2 वोल्ट या 1.2 वोल्ट के नीचे का ही वोल्टेज बनाएगा, इससे ऊपर नहीं बनाएगा, ठीक है। जो इनपुट आएगा उसके लेवल के वोल्टेज बनाएगा या इससे नीचे वोल्टेज बनाएगा। तो L15 को देखते हैं, L15 ये रहा और इसमें देखिए 1.2 वोल्ट, ठीक है। तो ये क्या है 1.2 वोल्ट ही आउटपुट कर रहा है। तो अगर हम नेक्स्ट देखेंगे तो इसमें देखिए L4 L12, देखिए L4 L12। तो L4 को देखते हैं, यहाँ पर L4 देखिए, L4 इसमें क्या वोल्टेज है 0.8 वोल्टेज है, मतलब समझ पा रहे हो आप, 1.2 वोल्ट इनपुट है और टूट के वोल्टेज बनता है 0.8 वोल्ट। तो ऐसा ही कुछ सीन होती है LDO सेक्शन में, स्विचिंग होके वोल्टेज इनपुट होता है और फिर इससे क्या होता है आउटपुट होता है टूट के। तो ये भी इम्पोर्टेंट है भाई, अगर नहीं मिलेगी कोई कोयल से स्विचिंग वोल्टेज नहीं बन रहा है तो कुछ काम नहीं होने वाला। तो एक चीज़ इस पर ध्यान रखें कि किस किस हमारा कोयल में कब वोल्टेज बनता है। जब फ़ोन में आप चार्जर लगाओगे उस टाइम पे मॉडेम की जो कोयल होगी उसमें आपको वोल्टेज देखने को नहीं मिलेगा, मॉडेम की वोल्टेज फ़ोन ऑन होने के बाद ही देखने को मिलता है, ठीक है, और सिम लगाने के बाद ही देखने को मिलती है। तो उस टाइम पे आपको मॉडेम वोल्टेज देखने को नहीं मिलेगा और बाकी सभी वोल्टेज इस पावर आईसी की देखने को मिल जाएगी। इस पावर आईसी की जितनी भी सारी कोयल है उन पे वोल्टेज देखने को मिल जाएगी मॉडेम को छोड़ के फ़ोन ऑफ कंडीशन में, बस इतना याद रखना, ठीक है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये नेटवर्क सेक्शन में भी जाता है, देख लेते हैं। तो इस जगह पे अगर हम देखेंगे तो ये हमारा CPU इसमें जा रहा है वोल्टेज। नेक्स्ट इसको देख लेते हैं, देखिए इसमें कुछ लाइन है यहाँ पर बता रखा है और ये हमारा क्या IC है भाई, SDR 865 मतलब SDR में इनपुट हो रहा है। तो समझ पा रहे हो SDR में ये वोल्टेज आता है। तो नेटवर्क सेक्शन के कोर्स में मैंने अच्छे से समझाया है कि क्यों, कैसे, कब, कहाँ से आता है। फिर देखिए ये हमारा CPU में भी ये वोल्टेज जाता है और ये क्या है CPU है SDX। नेक्स्ट हम देखते हैं, इसको देख लेते हैं, जिसमें लाइन ज़्यादा होगा, देखिए इसमें लाइन ज़्यादा है तो इसका मतलब ये कम्प्लीटली नेटवर्क सेक्शन में जा रहा है। नेक्स्ट QPM मतलब ये नेटवर्क सेक्शन का एक IC इसमें इनपुट हुआ, ये भी एक IC है इसमें भी इनपुट हुआ, मतलब ये हम समझ पा रहे हो नेटवर्क सेक्शन में कम्प्लीटली ये जो है वोल्टेज 1.8 वोल्ट BIO के लिए जा रहा है, मतलब वोल्टेज इनपुट आउटपुट जो हमारा प्रोटोकॉल की सेक्शन होती है उनके लिए वोल्टेज होता है। अगर ये मिसिंग होता है नेटवर्क सेक्शन में, कंप्लीट काट जाता है तो आपका फ़ोन में क्या होगा, रेडियो पावर ऑफ का इशू आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए इतना हमने देख लिया और बाकी जितनी सारी लाइन है उसमें ऐसा ही कुछ होती है। तो अभी हम देख लेते हैं कि हमारा CPU जो है SDX CPU उसके अंदर क्या क्या सेक्शन है। तो देखिए दोस्तों, ये जो है SDX 55M जो कि हमारा CPU BB CPU और इसका कंट्रोल सेक्शन, इसमें स्लीप क्लॉक, एक्सो क्लॉक, फिर देखिए रीसेट N। तो ये जो है CXO ये हमारा आ रहा है PMK 8002 PMI IC से। तो ये जो IC है मतलब PMI IC, देखिए PMK, तो ये क्लॉक जनरेटर IC है, ये है क्रिस्टल 38.4 मेगाहर्ट्ज का क्रिस्टल। तो इस क्रिस्टल से ये आउटपुट कर रहा है, ठीक है, ये जनरेट कर रहा है, करके आउटपुट कर रहा है क्लॉक फ्रीक्वेंसी, जो कि पहले के फ़ोन में हम देखते थे एक ही पावर IC से
हो जाता था, लेकिन अब अलग से क्वालकॉम वाली फ़ोन में लगा दिया गया है इसको। ठीक है, तो ऐसा ही कुछ इसमें सीन है। तो ये कंट्रोल सेक्शन, इसमें जो है ना रीसेट एन वगैरह सब कुछ होती है, और बाकी इस जगह पे ये एनालॉग आरएफ, मतलब कि नेटवर्क की जितनी भी सारी क्यू लिंक की लाइन है वो सारा इसमें कनेक्ट होता है, जो कि बेसबैंड के लिए वर्क करता है। फिर इस जगह पे GPIO, तो GPIO मतलब जो हमारा सिम की डाटा और रीसेट और फिर हमारा क्लॉक, इसका होता है सिम की कनेक्शन। और इस जगह पे देखिए ये RFID2 डाटा, मतलब कि नेटवर्क सेक्शन के लिए। तो ये जो है PCI, इसको देखते हैं, क्योंकि यही जो है यहाँ पर देखिए ये CPU है, और ये CPU मेन CPU से इन्हीं लाइन से कम्युनिकेट करता है। SM8250 आप देख पा रहे हो यहाँ पर ये कनेक्शन बना रहा है। ठीक है, तो ये फ्रीक्वेंसी की लाइन है, जो कि हमारा बेसबैंड फ्रीक्वेंसी की लाइन होगा। तो चलिए यहाँ पर हमने स्कीमेटिक डायग्राम को देख लिया, और अगर आपको डीपली देखना है, डीपली समझना है, तो आप खुद आके इस बोर्नियो स्कीमेटिक डायग्राम में टाइम देके जानकारी निकाल सकते हो। ये नहीं कि आप कंप्लीट यूट्यूब पे डिपेंड हो जाओ, आपको भी मेहनत करना होगा। अगर आप मेहनत नहीं करोगे तो कैसे सीख पाओगे, आपको टाइम देना होगा। ठीक है, समझना होगा। तो चलिए अभी हम देखते हैं। तो चलिए दोस्तों, अभी मैं बताता हूँ आपको फॉल्ट फाइंडिंग। देखिए दोस्तों, आप पहले डेड मोबाइल में चार्जर कनेक्ट करके हॉट टेस्टिंग करके पता लगाओगे कि बग वोल्टेज बन रहा है या फ्लक्चुएशन में है या स्टेबल है। देखिए, मैं पूरा ओवरऑल मदरबोर्ड की टेस्टिंग का बात कर रहा हूँ। सभी IC का बग वोल्टेज चेक करना है, तो अगर वोल्टेज नहीं बन रहा है तो उसका रीज़न बग वोल्टेज में शॉर्ट सर्किट, पावर IC खराब या अदर किसी जगह शॉर्ट सर्किट हो सकता है। आप पावर IC को रिसोल्ड या रिप्लेस करके देख सकते हो, लेकिन आई स्कैन जरूरी है। अगर कोई कंपोनेंट मिसिंग या टूटा फूटा होगा तो रिपेयर करोगे। फिर देखिए एक और फॉल्ट, अगर फ़ोन में बग वोल्टेज फ्लक्चुएशन में है तो हो सकता है CPU से दिक्कत हो, जिसका मतलब PS होल्ड नहीं बन रहा है, या पावर IC से दिक्कत, जिसका मतलब रीसेट एन नहीं जा रहा है CPU में, या फिर शॉर्ट सर्किट का इशू हो सकता है जो ब्रिज LDO लाइन में हो सकता है। तो इस कंडीशन में BB पावर और BB CPU को भी चेक करना चाहिए। कैसे? देखिए, आपको पहले मेन पावर, मेन CPU की रिक्वायरमेंट देखना है बग वोल्टेज फ्लक्चुएशन की कंडीशन में। आप उस टाइम पे एक डायरेक्ट काम कर सकते हो, PS होल्ड जो लाइन होगा उसको आप चेक करोगे। अगर नहीं आता है PS होल्ड तो फिर फॉल बैक करोगे, जैसे रीसेट एन, क्योंकि रीसेट एन नहीं बनेगा तो PS होल्ड नहीं बन पाएगा। इसी तरह बूट सीक्वेंस की तरीके से वोल्टेज लाइन को चेक करना चाहिए। तो PS होल्ड अगर बन रहा है मेन CPU का और फिर भी बग वोल्टेज फ्लक्चुएशन में है, तो हो सकता है BB CPU से दिक्कत हो। डायरेक्ट BB CPU का PS होल्ड चेक करोगे। ओके ना मिलने पर फिर फॉल बैक करोगे, क्योंकि दोनों CPU का PS होल्ड बनने के बाद फोन ऑन हो पाएगा। दोस्तों, 5G फोन में पावर IC तो बहुत सारा होता है, तो समझदारी से समझ के काम करना जरूरी है। और हर बार फ़ोन ठीक ही हो जाएगा ऐसा कोई गारंटी नहीं है। जो बन पाएगा वो तो सही, और जो नहीं बन पाएगा उससे आपको सीख मिलेगा जरूर, जो आने वाले काल के लिए बहुत काम का होगा। देखिए दोस्तों, जैसे पावर IC से वोल्टेज मिसिंग है, कोई भी वोल्टेज नहीं बन रहा है, कोई भी पावर IC हो, तो उस टाइम पर आप एक काम कर सकते हो। क्या? देखिए, आपको फ़ोन ऑफ करना है, मतलब फ़ोन तो ऑफ ही है, डेड है, तो उस टाइम पे चार्जर को कनेक्ट करना है। और चार्जर मतलब कनेक्ट करने से पहले मल्टीमीटर की प्रोब को एक ग्राउंड कर देना है और दूसरे को बग वोल्टेज के आउटपुट में लगाना है। और ध्यान रखना कि आप मॉडेम की वोल्टेज लाइन पे नहीं लगा रहे हो, आप कोई एक जैसे LDO वोल्टेज की लाइन पे लगा लो, मतलब कि LDO वोल्टेज बनाता हो वो कोयल स्विचिंग होके उसमें लगा के फिर चार्जर कनेक्ट करो। जैसे ही चार्जर कनेक्ट करोगे, और ध्यान रखना जैसे ही कनेक्ट करोगे उसी टाइम पे आपको ये वोल्टेज देखने को मिल जाएगी, मतलब 1 सेकंड के लिए या फिर उससे कम माइक्रो सेकंड के लिए आ सकता है। तो अगर आता है, इसका मतलब क्या हुआ कि आपका पावर IC कंप्लीट ओके है। तो इसी तरह आप बग वोल्टेज को चेक कर सकते हो। ठीक है, मतलब इसका मतलब निकलता है कि हमारा पावर IC ओके है, पावर IC को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। आगे हो सकता है कोई और दिक्कत है, या फिर पावर IC की सर्किट कंप्लीट नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पावर IC सही है या नहीं है, उसको पता लगाना जब हमारा पावर IC के बग वोल्टेज एब्सेंट है, मतलब मिसिंग। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर मेरे से कुछ छूट गया है या कुछ मिस्टेक हुआ है तो मुझे माफ़ करना और कमेंट में ज़रूर बताना, ताकि मैं आपको उसका जानकारी दे सकूं या फिर आपसे वो जानकारी ले सकूं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं किसी और एक दमदार वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय।